वैसे तो यह एक साधारण कहानी ही है, लेकिन इस कहानी को जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है वह आज के समाज का आईना दिखाती है। क्योंकि इस कहानी में जो भोला भाला है उसे मूर्ख दर्शाया गया है और जो धूर्त चालाक है उसे बुद्धिमान मेहनती बताया गया है। आज का मीडिया भी ऐसे ही काम करता है। कहानी को पूरा सुनने के बाद आप ही निर्णय कीजिएगा कि दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस पे। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही सरल भाषा में कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन यानी विशुद्ध उच्चारण क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। एक बात और, कहानी के दौरान बीच में एक स्थान पर मैंने किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का एक ऐसा अचूक नुस्खा बताया है जो कभी फेल हो ही नहीं सकता। यदि आपने उस पर अमल कर लिया तो आप दुनिया जीत लेंगे। ये मेरा वादा नहीं, दावा है। इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। तो सीधे चलते हैं, आज की बेहद रोचक और प्रेरणादायी कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द बॉय एंड द मार्बल्स। बॉय मतलब तो लड़का होता ही है। मार्बल्स, मार्बल्स का जो पहला अनुवाद होगा वो संगमरमर के लिए होता है ना। संगमरमर का जो पत्थर होता है उसे मार्बल्स बोला जाता है। जबलपुर में भेड़ाघाट जो है ना वो संगमरमर के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। और इसके अलावा मार्बल जो है बच्चों के खेलने की जो गोली होती है, जिसे कोई बंटी या कंचे भी कहते हैं, तो उसे भी मार्बल कहा जाता है ना इंग्लिश में। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, there was a foolish boy who had a bag full of beautiful marbles। एक मूर्ख लड़का था। ये जो देर है ना इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यहाँ लगा है, यानी परिचयात्मक शब्द, मतलब किसी सेंटेंस का परिचय बताता है ना। जब भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे तो वहाँ पे जब लिखते वक्त देयर शब्द का प्रयोग किया जाता है, पढ़ते वक्त नहीं। इसका अनुवाद नहीं करेंगे ना, यहाँ से पढ़ेंगे। एक मूर्ख लड़का था, हु हैड जिसके पास था। ये जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं देख रहे हैं हम। ये जो है ना पजेसिव वर्ड हो गया, एक अधिकार सूचक शब्द जो कर्ता या संज्ञा, जो नाउन या प्रोनाउन होता है ना, उसके अधिकार संबंधी बातों को बताता है कि उसका था, उसके पास था, ये चीज ना। तो जिसके पास एक बैग, एक थैला था, फुल ऑफ ब्यूटीफुल मार्बल्स, बहुत ही खूबसूरत मार्बल्स, जो कंचे हैं, गोलियां, उस कंचों से भरी हुई एक बैग की थैली थी उसके पास। बट लेकिन ही वुड नाइदर प्ले विथ देम नॉर लेट एनी वन एल्स प्ले विथ देम। लेकिन वह, ये जो वुड है ना, इसका मतलब होगा किया करता था, जाया करता था, खाया करता था। मतलब कि ये जो ना हैबिट ऑफ पास्ट के बारे में बताता है ना ये शब्द। इसके जगह पे यूज टू भी लिखा जा सकता रहा, लेकिन वुड भी लिखते हैं ना। जैसे हम अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी कार्य को जब बताते हैं तो वहां पे वुड या यूज टू लगाते हैं। तो वह ना तो खेला करता था, नाइदर, नाइदर मतलब होता है ना तो, ना ही, नाइदर नार, एक ग्रामर का एक कंडीशन है, नाइदर नार, ना तो ये ना तो वो। तो ना तो वह खेला करता था उस मार्बल से, उस कंचे से, विथ देम उनसे, और ना ही नार, नाइदर नार एक साथ एक सेंटेंस में लगता है ना, और ना ही लेट एनीवन एल्स प्ले, किसी और को खेलने देता था। लेट मतलब अनुमति देना होता है ना, होने देना, जाने देना, खेलने देना। तो ना ही वह एनीवन किसी को भी, एल्स दूसरे को, किसी भी और लोगों को, दूसरे को ना ही उससे खेलने देता था, विथ देम उसके साथ। ना तो खुद खेलता था उस कंचों से और ना ही दूसरे को खेलने के लिए देता था। He only took them out to count and admire them। वह केवल, only मतलब केवल, took them out बाहर निकालता था, to count गिनने के लिए, count मतलब गिनना, गिनने के लिए निकालता था, और admire करने के लिए, और उसको
प्रशंसा करने के लिए, उसकी सराहना करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए। मतलब वो अपने कंचों से प्यार करता था कि वो सिर्फ उसको निकालता था, देखता था, बहुत खुश होता था और फिर वापस थैले में रख लेता था। वो किसी को ना खेलने देता था ना खुद खेलता था। ऑन द अदर हैंड देयर वॉज अ वॉइस बॉय। दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, इसका अगर शाब्दिक अनुवाद करेंगे ना तो दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ पर, लेकिन इसको चालू भाषा में वहीं दूसरी तरफ बोलेंगे ना। जैसे नहीं बोलते एक तरफ तो ये हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये हो रहा है, ऐसा शब्द यूज करते हैं ना हिंदी में, तो इंग्लिश में उसके लिए बोलते हैं ऑन द अदर हैंड। मतलब और दूसरी ओर, दूसरी तरफ, देयर वॉज अ वॉइस बॉय, एक बुद्धिमान बालक था, एक बुद्धिमान लड़का था। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। हु वर्कड हार्ड, वह बहुत कड़ी मेहनत करता था। हर जगह जो है ना वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है ना, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रहा है हर शब्द में। सो ही कुड बाय मार्बल्स, ताकि वह कुड सके, बाय खरीदना, बाय मतलब खरीदना, मार्बल्स कंचे, ताकि वह कंचे खरीद सके। सो मतलब बहुत सारा चीज होता है। सो मतलब इसलिए भी होता है, सो मतलब इतना ज्यादा भी होता है, सो मतलब ऐसा भी होता है, सो मतलब ताकि भी होता है ना। तो हमें किसी भी वर्ड का वही अनुवाद करना है जो उस सेंटेंस से मेल खाता हो। तो यहाँ पे ताकि हो रहा है ना, ताकि वह मार्बल खरीद सके, वह इतनी कड़ी मेहनत करता था ताकि वह मार्बल्स खरीद सके। दो ही डिड नॉट हैव एनी मार्बल्स एट ही हैड फेथ एंड ऑल्सो परचेस्ड अ मार्बल बैग। दो मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, मगर। हालांकि ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, एनी कोई भी, मार्बल्स कंचे, उसके पास कोई भी कंचे नहीं थे। ये जो है ना, ये भी ये पॉजेसिव वर्ड हो गया यहाँ पे, मतलब अधिकार संबंधी बातें बतला रहा है। ऐसे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे पास्ट में लगा है ना, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब दिख रहा, तो यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसके पास हालांकि कोई भी मार्बल्स नहीं था, कोई भी कंचे नहीं थे। एट मतलब तो भी, फिर भी, अभी भी, अभी तक, बहुत सारी चीज होता है। फिर भी ही हैड फैथ, उसे विश्वास था, आस्था थी। फैथ मतलब होता है आस्था, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा। तो फिर भी उसे विश्वास था, भरोसा था। एंड और ऑल्सो परचेज्ड अ मार्बल बैग, और उसने एक मार्बल, उस कंचे को रखने वाली थैली को खरीद भी लिया था। वो ऑल्सो मतलब भी, परचेज मतलब खरीदना, तो खरीद भी लिया था। उसको इतना भरोसा था कि उसके पास मार्बल आएंगे ही, कंचे आएंगे ही, गोली होगा ही, इसलिए वो पहले से ही गोलियों को रखने के लिए वो थैला खरीद लिया था। यहाँ पे आपके लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है कि आप जीवन में जो भी पाना चाहते हो, आप उसी को सच्चे मन से सोचो। न सिर्फ सोचो बल्कि वैसा ही महसूस करो, उसी तरह का व्यवहार करो मानो वो चीज आपको मिल ही गया हो। जैसे इस लड़के ने पहले ही थैली खरीद लिया, मानो उसके पास कंचे हैं ही। आप जो भी सोचते हो सृष्टि आपको लाकर देती ही देती है। इसी को द थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, यानी आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं इसे। लेकिन आपकी मनचाही चीज तभी मिलेगी जब आपकी सोच में एक जिद होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन सोचे, थोड़ा प्रयास किया और बाद में भुला दिए, और फिर किसी दिन याद आया तो फिर सोचने लगे। जब तक आपकी मनचाही चीज न मिल जाए तब तक अपनी कोशिशों से कायनात की नाक में दम कर दो, वो लाकर देगी ही। उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं होगा। कैसे एक बच्चा जब किसी चीज की मांग करता है तो माँ पहले तो उसे टालती है कि बेटा अभी नहीं, बाद में दिला दूंगी। वहाँ बच्चा अगर संतुष्ट हो गया फिर उसे मिलने से रहा वो चीज़। लेकिन वहीं पे अगर वो लौटने लगा, रोने चिल्लाने लगा, जिद करने लगा, तो माँ उसे फौरन उसकी मनचाही चीज़ दिला देती है। सृष्टि भी ऐसे ही काम करती है। तो अपने पाने की कोशिशों में एक प्रचंड जिद रखिए। ठीक, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो वो मार्बल को खरीदने के लिए पहले से ही थैला ले लिया। ही ड्रीम्ड ऑफ द डे व्हेन ही वुड प्ले विद द मार्बल्स एंड शेयर देम विथ हिज फ्रेंड्स। वह सपना देखता था, ड्रीम का ड्रीम हुआ है ना, वह सपना देखता था ऑफ द डे, उस दिन का जब ही वुड प्ले, वह खेलेगा विथ द मार्बल्स, उन कंचों के साथ खेलेगा और अपने दोस्तों
विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ उसे साझा करेगा, उसे बांटेगा। वह उस दिन का सपना देखता था। एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ जो वुड लगा है ना, यहाँ पे इस वुड का प्रयोग विल के पास्ट टेंस के रूप में किया गया है। जब भी किसी सेंटेंस का पहला जो सेंटेंस है, पहला वाक्य अगर वो पास्ट टेंस में है तो उसमें जब गा गे गी वाला शब्द बनाना होता है ना, तो विल के जगह वुड लगता है। जैसे बोला वह हमेशा सपना देखता था, ये पास्ट टेंस में बता रहा कि सपना देखता था कि वह उस कंचों से खेलेगा और अपने दोस्तों में बांटेगा। तो ऐसा होता है ना, तो उस जगह पे विल का पास्ट टेंस के रूप में वुड लगाया जाता है। और यहाँ पे जो अनुवाद किया गया है वुड का, वो हैबिट ऑफ पास्ट के रूप में अनुवाद किया गया है, मतलब किया करता था, जाया करता था। वुड का बहुत सारा प्रयोग है। ऐसा लगता है अंग्रेजों के पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे, हर जगह पे एक ही शब्द को प्रयोग करते रहते थे। तो इसके और भी बहुत सारे प्रयोग हैं वुड का। पास्ट में संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं, अगर कोई सेंटेंस है, इफ ही कॉल्ड आई वुड गो देयर, यदि वह मुझे बुलाता तो मैं वहां जाता। तो वहां संभावना व्यक्त किया गया है ना कि अगर वो बुलाता तो मैं जाता, नहीं बुलाया तो नहीं गया। एक दूसरा भी प्रयोग किया जाता है जब पोलाइट वे में, मतलब जब किसी के साथ विनम्रता से कुछ बोला जाता है ना, तो वहां पे भी वुड लगता है, विल नहीं लगता है। यदि हम किसी से पोलाइटली बोलते हैं तो बोलेंगे वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, यदि मैं यहाँ बैठूं तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी। तो मैं बहुत पोलाइटली उसको बोला। या यदि मैं विनम्रता के साथ किसी से एक गिलास पानी के लिए पूछता हूँ, मांगता हूँ, तो मैं अंग्रेजी में क्या बोलूंगा, वुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या कृपया आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे। वहां पे भी ग है, तो वहाँ पोलाइटली वे में बोला गया है। और उसके अलावा पास्ट में संभावना व्यक्त करने के लिए भी बोला गया है। और तीसरा मैं आपको बताया कि विल के पास्ट टेंस के रूप में भी इसका उपयोग होता है। चौथा जो है ये अतीत में जो है ना, हैबिट ऑफ पास्ट के लिए भी इसका यूज होता है। और वुड का बहुत सारा इस्तेमाल है। किसी दिन इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा वुड पर, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट उस दिन क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Now the foolish boy's marble bag developed a hole. अब उस मूर्ख लड़के के मार्बल बैग में, जो कंचे रखने वाला जो बैग था, थैला था, डेवलप्ड अ होल, एक छेद हो गया, छेद बढ़ने लगा। डेवलप मतलब तो वैसे विकास करना, विकसित होना, विस्तार होना, ये सब होता है ना। लेकिन आप ध्यान देंगे कोई थैला रहता है ना, उसमें पहले से ही छेद रहता है, होल रहता है, छोटे छोटे छिद्रों से मिलकर ही तो बना होता है ना कोई थैला। तो उसी को बोल रहा ना कि उसके जो कंचे रखने वाला थैला था उसका छेद बढ़ गया। बट लेकिन ही डिड नॉट रिपेयर इट, लेकिन उसने उसकी मरम्मत नहीं की। डिड नॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। डिड नॉट का डिडंट बना हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। कि रिपेयर, रिपेयर मतलब होता है मरम्मत करना, सुधारना, ठीक करना। लेकिन वह उस होल का मरम्मत नहीं किया, उसको नहीं ठीक किया। वन बाय वन ऑल द मार्बल स्लिप्ड आउट ऑफ द बैग, एक एक करके, वन बाय वन को हिंदी में बोलेंगे एक एक करके, उसके सारे कंचे स्लिप। स्लिप मतलब होता है फिसलना, सरकना, खिसकना। स्लिप मतलब पर्ची भी होता है, चूक, जो साधारण गलती कोई करता है ना उसको भी स्लिप बोलते हैं, लेकिन उसका यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब होगा सरकना। एक एक करके उसका सारा मार्बल, सारा कंचा उसके बैग से सरक गया, गिर गया, निकल गया। द वाइज बॉय फाउंड द मार्बल्स, जो बुद्धिमान बालक था, लड़का, वह उसे मिल गया सारा चीज। फाइंड का फाउंड हुआ है ना, फाइंड मतलब मिलना, पाना, खोजना, ढूंढना, सब चीज होता है। तो उसका सेकंड फॉर्म है फाउंड। तो उसको कंचा मिल गया, जितने भी वो गोली थे, बंटी जिसको बोलते हैं, वो उसे मिल गया। और वह कलेक्ट देम, उसे इकट्ठा कर लिया। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, और सारे कंचों को इकट्ठा किया। He played and shared them with all his friend. वह अपने सारे दोस्तों के साथ, with all his friend, अपने सारे दोस्तों के साथ वह उस कंचों से खेला और उसे शेयर भी किया। शेयर मतलब साझा करना, बांटना, और उसको बांटा भी। As for the foolish boy, he could only cry for his loss. जहां तक, अब as for मतलब होता है जहां तक। तो जहां तक उस मूर्ख लड़के की बात है, he could only cry, वह सिर्फ रो सकता था, for his loss, अपने नुकसान के लिए। वह सिर्फ अपने नुकसान के लिए वो रो सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसके कंचे भूल गए थे और लोग उसको पा भी लिए थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन,
एक ये बहुत ही पुराना 17वीं शताब्दी का ये एक मुहावरा है, अंग्रेजी में एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव नाइन्स। मतलब समय पर लगाया गया एक टाँका, स्टिच मतलब होता है टाँका, सिलाई, सीवन। तो समय पर लगाया गया एक टाँका 9 टाँकों से बचाता है। से मतलब बचाना, तो 9 टाँकों से बचाता है। यानी कि समय पर किसी समस्या को हल करना बेहतर है ताकि वो और बड़ी समस्या ना बन जाए। तो देरी ना करें, काम को टालने के बजाय जैसे ही वो आपके हाथ में आए उसे तुरंत निपटा दीजिए। आज नहीं तो कल उसे करना तो है ही, वो तो नियति ही है। लेकिन जितने दिनों तक उसे आप टालते रहेंगे वो आपके दिमाग में एक कमरा किराए पर लेकर आप पर बोझ की तरफ बैठा रहेगा और एक दिन आपका भारी नुकसान भी करा देगा। तो उस दिन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके बजाय नुकसान से पहले ही उस चीज़ को आप करके उसको हटाइए। और जाते जाते ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि दोनों बालकों में से कौन अच्छा था और कौन बुरा। जो बच्चा अपनी गोलियों को एडमायर करता था, देखता था, रखता था, वो अच्छा था, या जो उसको पा लिया उसको बाद उसको दिया नहीं, वो अच्छा था या बुरा था। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।